1912 में एक विशालकाय समुद्री जहाज बनाया गया जिसके बारे में कहा जाता था कि इसे तो भगवान भी नहीं डुबा सकते। टाइटैनिक नाम का ये जहाज 269 मीटर लंबा था और उस वक्त स्टील से बनाया गया था। चालक दल और यात्रियों को मिलाकर इस पर करीब 3300 लोगों के ठहरने की सुविधा थी। लेकिन ब्रिटेन से अमेरिका जाते वक्त अटलांटिक महासागर में एक रात हुए हादसे के बाद ये जहाज महज कुछ घंटों में डूब गया। इसका मलबा आज तक वहीं पड़ा है। इसे आज तक निकाला नहीं जा सका है। जानकारों का कहना था कि इंजीनियरिंग के लिहाज से यह डिजाइन के आधार पर विकसित पहला जहाज था जिसमें कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे। जहाज का डिजाइन कुछ ऐसा था कि अगर जहाज का कोई एक कमरा पानी से भर जाए तो वह दूसरे कमरे को डुबा नहीं सकता था। जहाज बनाने और नेविगेटर सिविल इंजीनियर थियरी के अनुसार टाइटैनिक का प्रचार इस तरह से किया गया था कि यह जहाज डूब नहीं सकता। इसकी वजह यह थी कि इसमें बहुत सारे तहखाने बनाए गए थे जो वाटर टाइट दीवारों से बने थे। तहखाने की 2 कतारों में पानी भरने की स्थिति में भी जहाज डूबने वाला नहीं था। लेकिन अपनी पहली जर्नी में यह जहाज अपना नाम एक खतरनाक और दिल दहला देने वाली कहानी में लिख दिया। जर्मनी और ब्रिटेन की शिपिंग कंपनियों में समुद्र पर बादशाहत जमाने के लिए छिड़ी जंग में व्हाइट स्टार लाइन को अपनी जगह बनानी थी। इन्हें कुछ ऐसा करना था जो बिल्कुल अनोखा हो। व्हाइट स्टार लाइन थी तो ब्रिटिश कंपनी, लेकिन उसकी अपने ही देश की कनार्ड शिप कंपनी से कड़ी टक्कर चल रही थी। कनार्ड जो कि लग्जरी और स्पीड वाली जहाज बनाती थी, लेकिन व्हाइट स्टार कंपनी इस मामले में उसको पीछे नहीं कर सकती थी। तो उसने कुछ नया और अलग सोचा। उसने स्पीड के बजाय यात्रियों की सुविधा पर ध्यान दिया। कंपनी ने उत्तरी आयरलैंड की हार्लैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड को 3 जहाज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। व्हाइट स्टार लाइन को ऐसे जहाज चाहिए थे जो उसके सितारों को बुलंद कर सके। और वाकई में जब उसका दूसरा जहाज तैयार हुआ तो लोगों को लगा कि क्या नायाब चीज है। करीब 270 मीटर लंबा और 28 मीटर से भी ज्यादा चौड़ा और 32 मीटर की ऊंचाई वाला एक जहाज उस समय पानी पर तैरती इससे बड़ी कोई चीज नहीं देखी गई थी। इसे एक दूसरा नाम भी मिल गया था, पानी पर तैरता शहर। उस वक्त इसको बनाने में लगभग 48 करोड़ रुपए की लागत आई थी, जो आज के समय के लिहाज से बहुत ही ज्यादा है। 10 अप्रैल 1912 इस जहाज को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क के लिए रवाना होना था, जो कि 6 दिनों की लंबी यात्रा के बाद पहुंचता। तट पर भीड़ जमा हो गई। अखबारों ने लिखा, यह जहाज तो डूब ही नहीं सकता। लेकिन उस पहली यात्रा में ही वह बात झूठ साबित हुई। उस समय तक के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे शानदार यात्री जहाज 4 दिनों बाद ही एक हादसे का शिकार होकर गहरे समुद्र में समा गया। 1504 यात्रियों और चालक दल के लोगों की जान गई। उस ट्रेजेडी में पूरी सदी बीत गई, लेकिन ना तो वह दुर्घटना किसी को भूली है और ना ही वह जहाज टाइटैनिक। दोपहर का वक्त था जब टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन के तट को छोड़ा और उसके छोड़ते ही उसके पीछे खड़ी थी। हाथ हिलाकर विदाई देती भीड़। जहाज पर सवार हर शख्स खुद को बहुत खास समझ रहा था। टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ने अपने डेक पर फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स का स्वागत खुद किया था। पोर्ट पर खड़े होकर लोग तब तक निहारते रहे जब तक कि टाइटैनिक आंखों से ओझल नहीं हो गया। यही उनकी पहली और आखिरी मुलाकात थी। 14 अप्रैल की तारीख बीतने में केवल 20 मिनट बाकी थे जब क्रू मेंबर फ्रेडरिक फ्लीट ने सामने पानी में एक आइसबर्ग देखा, बर्फ का तैरता पहाड़। उन्होंने तुरंत यह सूचना फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डॉक को दी, जो कि शिप के इंचार्ज थे। उनके पास कुछ फैसला लेने और क्रू मेंबर्स के लिए कुछ करने को केवल 37 सेकंड थे। जाहिर है यह वक्त काफी नहीं था इतने विशाल जहाज को मोड़ने या रोकने के लिए, लेकिन बस यही एक वजह नहीं थी इस हादसे की। इस यात्रा की शुरुआत से लेकर आखिर तक गलतियों की एक लंबी लिस्ट रही है। टाइटैनिक को डुबाने में खुले आसमान के नीचे 33 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कोई ज्यादा नहीं थी। ऊपर चांद नहीं निकला था, लेकिन बादल भी नहीं थे। विलियम मर्डॉक को वह आइसबर्ग बहुत पहले नजर आ जाना चाहिए था।
लेकिन उस समय उनके पास दूरबीन ही नहीं था। उनका काम था समुद्र पर नजर रखने का, और वह रात के अंधेरे में नंगी आंखों से यह काम कर रहे थे। नतीजा जो आइसबर्ग 1000 गज की दूरी से दिख जाना चाहिए था, वह दिखा 500 गज की दूरी से। अगर दूरबीन होती और फ्रेडरिक ने आइसबर्ग को पहले देख लिया होता तो जहाज के पास सिर्फ 37 सेकंड नहीं बल्कि 1.25 मिनट होते। जैसे ही यह सूचना फर्स्ट ऑफिसर मर्डोक तक पहुंची, उन्होंने टाइटैनिक की स्पीड कम करने और उसे दाईं तरफ मोड़ने का आदेश दिया। इंजनों को बंद कर दिया गया। यहां मर्डोक की गलती नहीं ठहराई जा सकती। जब अचानक से गाड़ी के सामने कुछ आ जाए तो अपने आप पैर ब्रेक पर कस जाते हैं और स्टीयरिंग दूसरी ओर मुड़ जाती है। टाइटैनिक के मुड़ने से उसका साइड का हिस्सा आइसबर्ग के सामने आ गया। जहाजी भाषा में इस हिस्से को कहते हैं स्टारबोर्ड। टाइटैनिक के तिरछे होने से उसका बड़ा सा भाग आइसबर्ग से टकराया और इससे नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मर्डोक ने दिशा न बदलवाई होती या स्पीड न कम की होती तो जहाज का हेड आइसबर्ग से टकराता। हो सकता था कि तब नुकसान कम होता। उस जहाज के वायरलेस अधिकारी थे जैक फिलिप्स। जब एक बार टक्कर हो गई तो उनका काम था सभी तक इमरजेंसी मैसेज पहुंचाना, लेकिन उन्होंने टाइटैनिक पर सवार सभी यात्रियों तक पहले संदेश पहुंचाना ज्यादा जरूरी समझा। टक्कर के बाद कैप्टन स्मिथ ने मरीन आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयूज के साथ नुकसान का जायजा लिया। एंड्रयूज ने अनुमान लगाया कि जहाज को बचाया नहीं जा सकता और 1.5 घंटे में यह समुद्र के भीतर समा जाएगा। अब जल्द से जल्द यात्रियों को लाइफ बोट पर सवार करना था, लेकिन उतनी लाइफ बोट थी कहां? जहाज पर केवल उतनी ही लाइफ बोट थी जिनमें 1178 लोग सवार हो सके। उस दिन टाइटैनिक में उस जहाज की कैपेसिटी के अनुसार सिर्फ आधे पैसेंजर ही थे। अगर कहीं जहाज पूरा फुल होता तो 1/3 यात्रियों को ही लाइफ बोट्स में जगह मिल पाती। ज्यादा लाइफ बोट इसलिए नहीं रखी गई थी क्योंकि कंपनी को लगा कि इससे फर्स्ट क्लास में यात्रा करने वाले अमीर पैसेंजर्स के लिए सुविधाएं कम हो जाएंगी, उन्हें कम जगह मिल पाएगी। हालांकि जो लाइफ बोट थीं, उनसे भी और जानें बचाई जा सकती थीं, लेकिन शुरू में क्रू को अंदाजा ही नहीं था कि एक बोट में कितने यात्रियों को सवार करना है। कई लाइफ बोट तो केवल 60% तक ही भरी थीं। इसमें सबसे पहले फर्स्ट क्लास के पैसेंजर को भरा गया, उसके बाद सेकंड क्लास पैसेंजर को। थर्ड क्लास यात्रियों की तो किसी ने खोज खबर ही नहीं ली। उन्हें सबसे आखिर के लिए बचाकर रखा गया था। कैलकुलेशन में यह गलती इसलिए हुई क्योंकि इतने विशाल जहाज का कोई परमानेंट क्रू नहीं था। टाइटैनिक पर काम करने वाले ज्यादातर क्रू मेंबर आम मजदूर थे जो साउथहैम्पटन से जहाज के रवाना होने के चंद घंटे पहले ही पहुंचे थे। इन सभी को यात्रा शुरू होने के करीब कुछ समय पहले रिक्रूट किया गया था। ऐसे में बिना ट्रेनिंग और अनुभव के ये लोग यात्रियों की जान कैसे बचाते? अगर ज्यादा लाइफ बोट होती तो भी बहुत मुश्किल है कि ज्यादा जानें बचाई जा पाती, क्योंकि क्रू मेंबर्स को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि डूबते जहाज पर यात्रियों को किस तरह संभाला जाए। टाइटैनिक में 15 बल्क हेड कंपार्टमेंट थे। निचले तल पर मौजूद सभी कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रिक दरवाजे लगे थे। इन्हें ऐसे ही किसी हादसे के लिए तैयार किया गया था कि अगर जहाज के किसी एक हिस्से में छेद हो जाए या पानी भरने लगे तो उस कंपार्टमेंट को लॉक कर दिया जाए। इससे पानी पूरे जहाज में नहीं भरेगा। इन कंपार्टमेंट के दरवाजे तो वाटर टाइट थे, लेकिन दीवारें केवल कुछ ही फीट ऊंची थी। खारा पानी इन दीवारों को लांघता एक से दूसरे कंपार्टमेंट में भरता चला गया। 15 अप्रैल की तारीख लग चुकी थी। रात करीब 2:10 पर टाइटैनिक का बोट डेक पानी में समा गया और हर खिड़की दरवाजे से जैसे सैलाब उमड़ पड़ा। अब बस चंद मिनट थे इस जहाज के पास। पानी का प्रेशर बढ़ने लगा और टाइटैनिक का ढांचा उसे सह नहीं पाया और जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया। रात 2:20 हो रहे थे जब समुद्र का यह तैरता शहर समुद्र में ही समा गया। इस जहाज पर 20 लाइफ बोट्स थे, जिसमें से सिर्फ 16 लाइफ बोट्स को यूज होने में लगभग 80 मिनट लग गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जहाज पर म्यूजिकल बैंड वाले थे। वो म्यूजिक बजा रहे थे ताकि यात्रियों को हौसला मिल सके।
लेकिन दुख की बात तो यह है कि इसमें से एक भी बैंड वाले को नहीं बचाया जा सका और टाइटैनिक के साथ डूबकर उनकी भी मृत्यु हो गई। जब टाइटैनिक डूब रही थी तो उस वक्त कुछ फायरवर्क्स भी छोड़े गए, लेकिन उस वक्त उस वीरान समुद्र में कोई भी जहाज नहीं था जो इनको बचा सके। लगभग 709 लोगों को लाइफ बोट पर बैठाया गया था। बाकी के कुछ लोग समुद्र में डूब गए और कुछ लोग लाइफ जैकेट को पहनकर तैर रहे थे। हालांकि उस समय समुद्र के पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस से भी कम था, जिससे कुछ ही मिनटों में इन लोगों की जान ठंड के मारे ही चली गई। जहाज का पिछला हिस्सा ही पहले टकराया था, इसलिए वो हिस्सा पहले पानी में डूबा। उसके बाद आगे का हिस्सा ऊपर उठ गया, लेकिन वजन ज्यादा होने के कारण वो बीच से टूटकर अटलांटिक ओशियन की गहराइयों में समाने लगा। इस जहाज को पूरा डूबने में लगभग 3 घंटों का समय लगा था। इस जहाज को डूबने के कुछ कारणों में यह भी कहा गया था कि इस जहाज के जो चेयरमैन थे, उन्होंने कैप्टन स्मिथ से कहा था कि इस जहाज की स्पीड को बिल्कुल भी कम नहीं करना, क्योंकि वो कनार्ड शिप को हर मामले में पीछे छोड़ने वाले थे। दूसरा कारण यह था कि जब टाइटैनिक रवाना हुआ था तो कुछ जहाजों के कप्तानों ने पहले ही वार्निंग दे रखा था कि आइसबर्ग समस्या बन सकता है, लेकिन उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया। तीसरा सबसे बड़ा कारण इस जहाज पर दूरबीन का इस्तेमाल ना होना। दोस्तों, लगभग 3800 मीटर नीचे ये जहाज आज भी अटलांटिक समुद्र की गहराइयों में पड़ा हुआ है, जिसे देखने के लिए कुछ लोग भी जा चुके हैं, जिसमें हाल ही में ओशियन गेट नाम की एक पनडुब्बी यहां पर हादसे का शिकार भी हो गया है। तो दोस्तों, टाइटैनिक की ये रियल कहानी आपको कैसे लगी, कमेंट में जरूर बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा और आपका साथ ऐसे ही रोचक विषय के साथ लंबे समय तक चल सके।